सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। वन समाज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद यानी जो कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में बात करेंगे। ये समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम जब भी अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने भोजन के बारे में सोचते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं और सब में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, पक्षी, फॉरेस्ट ये आता है, रोल प्ले करता है। अब वन्य समाज और उपनिवेशवाद को पढ़ने का तात्पर्य ये है कि जिस समय, क्योंकि हम हिस्ट्री देख रहे हैं, तो जब कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी हुई, फ्रेंच की कॉलोनी हुई या फिर कहें डच की कॉलोनी हुई, हॉलैंड, नीदरलैंड्स, इनकी जो कॉलोनीज हैं अलग अलग जगह इन्होंने राज किया या कॉलोनीज बनाई। जैसे हिंदुस्तान में ब्रिटेन का राज था, यूके का राज था। ऐसे कई जगह आप देखें, बर्मा चले जाएं तो बर्मा में किसी और का राज था, और अगर आप देखें कि इंडोनेशिया में चले जाएं तो पहले वहां पर डच का राज था, फिर उसके बाद जापानी आ गए। तो जिन्होंने कॉलोनीज बनाई वहां की वन संपदा के साथ क्या हुआ, वहां के लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से लोगों ने उस चीज को लिया, उन्होंने जो कॉलोनीज वाले हैं या फिर जो यूरोपियंस हैं उन्होंने क्या तब्दीली की, इसके बारे में मेन चर्चा है। इसको आपको दिमाग में लेके चलना है कि इसके बारे में बात की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो किताब का कागज है, मेज कुर्सियां, आपके दरवाजे खिड़कियां हो, या रंग ले आप, मसाले लें, या कोई भी टॉफी है आपके पास, उसको में जो सेलोफेन रैपर होता है, बीड़ियों के तेंदु पत्ते, शायद आप ये यूज ना करते हो लेकिन वो तेंदु पत्ते से बनती है बीड़ियां, गोंद, शहद, कॉफी हो गई, चाय, रबड़, ये सारे कहां से आते हैं? ये जंगल से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। तो चॉकलेट में जो इस्तेमाल होता है साल का बीज, मतलब जो तेल इस्तेमाल होता है वो साल के बीज से निकलता है। खाल से जो चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक चर्म शोधक टैनिन, दवाओं के रूप में आप बहुत सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं। बांस हो गया, बांस जलावन की लकड़ी या जलाने के लिए लकड़ियां, घास हो गया, कच्चा कोयला हो गया, बहुत सारी पैकिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वस्तुएं, फल फूल हो गया, पशु पक्षी खास तौर पे, और बहुत सारी चीजें, यानी कि इन्यूमरेबल चीजें हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जंगल से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। अमेज़न, ब्राजील के पास एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है पश्चिम घाट का, वहां पर एक ही टुकड़े पे 500 अलग अलग प्रजातियां आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि विविधता है, डिवर्सिटी है। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस दौर में जैसे 1700 से लेकर 1995 के बीच में 139 लाख वर्ग किलोमीटर, आप देखिए इसकी तो कितना बड़ा एरिया है। ये जंगल दुनिया के अगर कुल क्षेत्रफल का, यानी कि अगर 100 है क्षेत्रफल, तो उसका 9.3, करीबन 9% के करीब वो जो भाग है वो साफ कर दिया गया, हटा दिया गया। ये सब जंगल हटा दिए गए, किस लिए? खेतीबाड़ी के लिए, चरागाह के लिए और ईंधन की लकड़ी के लिए। ये सारे साफ कर दिए गए। ये एक छत्तीसगढ़ का एक सालवन है। ऐसे बहुत सारे आप चित्र देखेंगे जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय क्या कैसा था। कि ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग आकार के पौधे आपको मिलते हैं। अब इंसानी जरूरतों का कोई अंत तो है नहीं, तो वनों का विनाश, जो वन है या ये फॉरेस्ट है, जंगल है, उनके खत्म होने को, उनके लुप्त होने को हम कहते हैं वन विनाश। अब ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन है, यानी कि जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज ने अलग अलग देशों पे राज किया, उपनिवेश बनाए, उनके दौरान जो ये वन विनाश है बड़े व्यवस्थित ढंग से किया गया, बहुत ही प्लान तरीके से किया गया। सबसे पहले जमीन की बेहतरी। हिंदुस्तान की बात करें तो सन 1600 में हमारा जो पूरा भूभाग है उसके छठे हिस्से यानी कि 1/6 पर खेती होती थी। अब ये जो आंकड़ा है आज क्या हो गया,
आधे तक पहुंच गया, यानी कि आधे 1/2.5 अगर आप पूरा ले लें अगर भाग, तो उसका आधा एरिया पे आपकी खेती होती है। अब हो ये रहा था कि पहले आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ, क्योंकि सबको खाना खाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे किसानों भी उन्होंने क्या किया कि अपने एरिया का या फिर किसानी का विस्तार किया। विस्तार किया तो कहां से करेंगे? अगर इस एरिया को विस्तार करना है तो ये पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। औपनिवेशिक काल में इस जो खेती है, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ी तो इसमें ज्यादा फैलाव आया। ये जो चित्र है इसमें आप ये बाइसन देख रहे हैं। बाइसन मतलब होता है ये अगर आप हमारे यहाँ से अपने यहाँ से कंपेयर करें तो जो गाय है और भैंस है, खासतौर पे भैंस जो है वो बाइसन, अगर आप यूरोप वगैरह में इस इलाकों में जाएं, और खासतौर पे जो अमेरिका का इलाका है वहां पर आपको बाइसन के नाम से दिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोकाता, जो अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, तो लकोता जो देशज अमेरिकी है, जो नेटिव अमेरिकी है, एक्चुअल जो वहां के मूल निवासी थे, आदिवासी समूह, जो इन बहुत बड़े विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे। अब देखिए, उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका, अमेजन जो है वो आपके साउथ अमेरिका में है, ऊपर नीचे ही है ये दोनों जो महाद्वीप है। अब इनका जो यहाँ पर बहुत विविधता थी, वे मक्का उगाते थे, ये जो बाइसन है उनका शिकार करते थे, जंगली पौधों की खोज करते थे। अब अंग्रेज आबादकारों ने, जो अंग्रेज थे जो आबादी को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने ये जो बड़ा सा इलाका है इसमें खास तौर पे जो बाइसन जहां पर छूटे हुए, बहुत बड़ा इलाका जहां पर बाइसन छूटे, उनको बेकार समझा। उसके बाद हुआ क्या, इन बाइसनों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे। अब क्या वजह रही इसकी? पहला, एक एक करके इसको समझिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं खासतौर पे एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये है कि अच्छा, अंग्रेजों की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर सभी औपनिवेशिक की बात आप समझिएगा, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। जो व्यावसायिक फसलें हैं, यानी कि जिनसे फायदा हो रहा है, जैसे पटसन हो गया, गन्ना, गेहूं, कपास, इसको प्रोत्साहन दिया गया कि भाई इसका उत्पादन किया जाए। दूसरा कारण यह है कि भाई आबादी बढ़ रही है, पेट भरना है सबका, और औद्योगिक, क्योंकि सबकी जरूरतें भी हैं, और वो जरूरतें, औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, कच्चे माल की जरूरत है। तो ये जो फसलें हैं, इसमें इन फसलों में तो गेहूं, कपास, गन्ना, इन सब में तो इजाफा हुआ ही हुआ। दूसरी बात ये थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो औपनिवेशिक सरकार है, उन्होंने ये माना कि ये जो जंगल है ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये अनुत्पादक है। अब इससे क्या है कि जंगल पड़े हुए, जमीन पड़ी हुई है, बेकार है, ना तो इनसे कोई राजस्व मिल रहा है, ना कोई इनसे कृषि उत्पाद पैदा किया जा रहा है, ना तो राज्य की आय में कोई बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण से 1880 से 1920 के बीच में जो खेती वाली जमीन है, उसमें उसके क्षेत्रफल में, एरिया में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, किसी भी जगह जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको हम मानते तो ये है कि विकास का सूचक है, लेकिन ये समझिए कि जमीन को जोतने से पहले हमको जितनी भी जमीन जोती जा रही है वो कहां से आ रही है? वो जंगलों से आ रही है। एक बहुत बड़ी चीज आई जब रेलवे बढ़ी, क्योंकि अब देखिए रेलवे का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। खास तौर पे हम तो ये समझते हैं कि हम रेलवे से इधर उधर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्राइट जो है, यानी कि जो कच्चा माल पहुंचता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वो रेलवे की तरफ से पहुंचता है। अब ये एक स्लीपर की बात हम करेंगे। रेल की पटरी के आसपास जो लकड़ी के तख्ते आपने देखे होंगे, जो पटरियों को उनकी जगह से हिलने नहीं देते, रोक के रखते हैं। अगर मैं इस तरीके से बताऊं आपको कि ये आपकी पटरी, रेल लाइन पटरियां जा रही है, ये रेल है, ये लोहे की होती है। यहां पर आप लकड़ी की जो पटरियां बनाते हैं, और ये लकड़ी की पटरियां जो है ये बहुत जरूरी है, और यहाँ पर गिट्टियां भी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इतनी तेज और इतनी सारी रेलें निकल रही है, ट्रेन निकल रही है, ये पटरी तो खड़ जाएगी। तो इसीलिए जो स्लीपर है, पटरी पर जो स्लीपर है, लकड़ी का तख्ता होता है एक तरीके से, या फिर कहेंगे स्लैब होता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये अगर मैं से आपको समझा पाऊं तो ये सिंह भूमि के जो जंगल है उसमें साल के तनों से जो स्लीपर है उसका निर्माण हो रहा है। छोटा नागपुर का चित्र है ये, मई 1897 का।
अब इसमें देखिए बड़ी विडंबना है कि ये पेड़ों को काटने के लिए, पटरे बनाने के लिए आदिवासियों को जरूर लोग नियुक्त करते थे, यानी जो औपनिवेशिक लोग हैं, लेकिन वो अगर घर बनाने के लिए लकड़ी काटना चाहे तो उसके लिए अनुमति नहीं थी। अब जब शुरुआत हुई 19वीं सदी की, तो इंग्लैंड में बलूत, ओक ओक भी एक तरीके का पेड़ होता है, उसके जंगल खत्म हो गए। अब जो शाही नौसेना है उनको लकड़ी कहां से मिलेगी? मजबूत और टिकाऊ लकड़ी चाहिए, क्योंकि जहाज बनाने हैं। उनको वो जहाज नहीं रहेगा तो कॉलोनीज कैसे एक तरीके से इंटैक्ट रह पाएंगी? तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते ये हिंदुस्तान की वन संपदा को, जो हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, उसको देखने के लिए भेजे गए। और एक दशक के भीतर, मतलब 10 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ कटे और लकड़ी यहां से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर वो यूके, ब्रिटेन जाने लगी। अब यहां पर रेलवे लाइनें, जैसे मैंने कहा, रेलवे लाइनें का प्रसार हुआ तो यहां पर लकड़ी की मांग शुरू हो गई। खासतौर पे जो शाही सेना आ रही जा रही है, शाही या औपनिवेशिक लोग आ रहे जा रहे हैं, उनके लिए रेलवे लाइनें चाहिए थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लीपर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि केवल एक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर के लिए 1760 से 2000, करीबन 2000 मान लीजिए, 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। 2000 स्लीपर, यानी आप कितने पेड़ काट रहे हैं केवल 1 किलोमीटर के लिए, 1.6 किलोमीटर के लिए, 1.5 किलोमीटर के लिए, 1 माइल के लिए। तो जब रेलवे लाइनें, क्योंकि हिंदुस्तान में रेलवे लाइनें किसने डाली? अंग्रेजों ने डाली। तो 1860 के दशक में बड़ा जबरदस्त फैला, और 1890 तक आते आते 30 साल तक 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। और अगर आप 1946 की बात करें तो फिर तो 7,65,000 किलोमीटर तक ये बढ़ चुका था। बहुत पेड़ काटे गए। अगर अकेले मद्रास की बात करें तो 1850 में 35,000 पेड़ जो स्लीपर बनाने के लिए, लकड़ियों के पट्टे जो रेलवे लाइन में लगाने, उसके लिए काटे गए। इसके लिए क्या किया गया? सरकार ने जो निजी ठेकेदार है, प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया काम, और उन्होंने जबरदस्त पेड़ काटे। एक ये चित्र है यहाँ पर, ये जो बांस के बेड़े हैं, कालसंग नदी से बहकर ये जा रहे हैं, चिटगांव का ये चित्र है। यहाँ पर हाथी ये काम कर रहे हैं, लकड़ियां उठा रहे हैं। रंगून जो है वो यांगोन है, आज रंगून यांगोन है, ये बर्मा में है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी लकड़ियों के लिए बड़ा जम के प्रयोग, वहां पे लकड़ी के पाइस देख रहे हैं, लकड़ियां काटी गई। जहां जहां औपनिवेशिक लोग गए उन्होंने ये किया। और चित्र देखिएगा, यहाँ पे चित्रण ये है कि सबसे पहले क्या करते थे, ये लठ ले जाता हुआ आपको वो दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है। यहाँ पर ईंधन के लिए लकड़ियां औरतें जमा कर रही हैं। अब देखेंगे हम इनको कितनी दिक्कत हुई, अभी आगे आएगा, कि जो लोग इस जगह के नेटिव्स हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही। होता यह था कि जब ये लकड़ियां काटनी होती थी तो पहले तो उस जगह का सर्वेक्षण होता था कि हाँ, यहाँ की लकड़ियां ठीक है। उसके बाद वन विभाग क्या करेंगे कि एक रोड बनाएंगे, और वो जो रोड है, क्योंकि ट्रक भी पहुंचना है, लकड़ियां लेके कैसे आएंगे वापस, तो ऐसे बहुत सारे ट्रक गए और बहुत जबरदस्त पेड़ों का विनाश हुआ, जंगल का विनाश हुआ। अब हुआ ये कि कुछ स्पेशल चीजें, जैसे यूरोप में खास तौर पे, बागान की बात कर रहा हूं मैं, चाय है, कॉफी है, रबड़, इसकी मांग बड़ी जबरदस्त हो गई। लोग कॉफी पीते थे, चाय का भी एक तरीके से लोगों को चस्का हो गया। ये चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वनों को हटाओ और बागान लगाओ। बागान यानी कि अभी मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। तो जो औपनिवेशिक सरकार है, कॉलोनियल सरकार है, उन्होंने क्या किया कि बहुत ये जंगलों को कब्जे में ले लिया, और जो बागान मालिक है उनको ये दे दिया, और बाकायदा बाड़े लगाए गए, यानी कि घेराबंदी की गई, और चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। ये एक चित्र आप देख पा रहे हैं, ये प्लेजर ब्रांड टी है, उस समय बड़ी फेमस थी। ये लंदन और ग्लासगो, ये यूके, ब्रिटेन की बात करें। थोड़ा सा यहाँ पर चित्र लाइट है, लेकिन ये बागान दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब
व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। व्यावसायिक का मतलब ये होता है जिसमें ट्रेड इन्वॉल्व, बिजनेस इन्वॉल्व। तो ऐसी वानिकी या ऐसी फॉरेस्ट्री जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, गेन प्रॉफिट इन्वॉल्व। अब जहाज के लिए, रेल की पटरियों के लिए किस चीज की जरूरत थी? लकड़ियों की जरूरत थी। अब हो ये रहा था कि अगर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्थानीय लोग तो है ही वहां पर, जो लोग वहां पर नेटिव्स है वो कहाँ जाएंगे? वो अपना, वो कैसे काम करते हैं, अपना कैसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं? जंगलों से करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर ये स्थानीय लोगों को अगर जंगल का उपयोग करने दिया जाए तो फिर तो ये इसको खत्म करेंगे। उससे उन्होंने क्या किया कि ड्राइटिच ब्रैंडिस, एक जर्मन विशेषज्ञ है, उनको बुलाया, मशवरा लिया उनसे, और पहला उनको वन महानिदेशक यानी कि एक सबसे बड़ा अधिकारी इनको नियुक्त किया। कौन साहब थे ये? जर्मनी से बुलाए गए थे डाइट्रिच ब्रैंडिस। अब ब्रैंडिस साहब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई प्लानिंग तो थी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था, कोई किसी को कोई कहीं पेड़ काट रहा था, कोई अपना पेड़, अपने जंगल काट रहा था, कहीं अपनी खेती की जमीन बढ़ा रहा था, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल था उस समय। लेकिन ब्रैंडिस ने एक सोचा कि देखिए, जो संरक्षण विज्ञान है उसके लिए लोगों को हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और जंगलों का जो प्रबंधन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कहे मैनेजमेंट है, उसके लिए बाकायदा एक तंत्र स्थापित करना पड़ेगा, व्यवस्थित बिल्कुल प्लान तरीके से एक खाका बनाना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको जंगल वंगल में कुछ करना है तो। नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर पेड़ों की कटाई हो रही है या पशुओं की चरवाही हो रही है तो इसकी पाबंदी भी लगानी पड़ेगी, ताकि जो लकड़ी का उत्पादन है उसके लिए जंगलों को आरक्षित किया जा सके। और ये एक चित्र है जिसके बारे में आगे भी मैं डिस्कशन करूंगा। ये इटली में टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। तो हुआ ये कि जंगलों को जो नेचुरल था उसको साफ किया गया, और उसके बाद वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जा रही है, ये सीधे सीधे पेड़ लगाए गए, क्योंकि पॉपुलर का पेड़ बहुत पॉपुलर है। कैसे? क्योंकि इसकी लकड़ी बड़ी अच्छी बिकती है और इसका बड़ा फर्नीचर वगैरह में यूज आता है, बहुत जगह इसका यूज आता है। तो अगर कोई भी जो ये ब्रैंडिस साहब ने सोचा, ड्राइटिच साहब ने, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसकी अवमानना करेगा या फिर इसको मना करेगा तो फिर उसको सजा भी दी जाएगी। तो उन्होंने, ब्रैंडिस साहब ने 1864 में भारतीय वन्य सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी स्थापना की, और फिर जो वन अधिनियम बना 1865 में, उसमें भी बड़ा इनका एक तरीके से रोल था। अब इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि FRI देहरादून में है, अब 1906 में इसकी स्थापना हुई देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी उसको कहा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, या कहें वैज्ञानिक वानिकी। ये आज के जो विशेषज्ञ है इसे सही नहीं मानते, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसके नाम पर होता क्या था? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर जो प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जहां पर विविध प्रजाति के फ्लोरा फौना यानी कि पेड़ पौधे पक्षी जानवर हैं, उनको साफ कर दिया जाता था। और जो अभी मैंने इटली का चित्र दिखाया आपको, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी पंक्ति में पेड़ लगाए जाते थे, इसको बागान कहा जाता था। वन विभाग के जो अधिकारी है ये सर्वेक्षण करते थे और बकायदा नाम करते थे, वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई गई, और ये भी तय किया गया कि बागान के लिए कितने जंगल को काटा जाए, और जो कटाई के बाद जो खाली जमीन है उसमें पेड़ लगाने हैं, और उसके बाद पुनः कटाई के लिए, दोबारा कटाई के लिए कब तैयार होंगे, बकायदा इसकी एक लेखा जोखा बनाया गया। ये इसका चित्र है जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में बता रहा हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, कभी आप गए जाइए तो देखिए। और यहाँ पर एक वो भी है, म्यूजियम भी है, अलग अलग जो पेड़ हैं पौधे हैं उनका बहुत अच्छा म्यूजियम भी है। अब 1865 के बाद इसमें जो वन अधिनियम है, जो फॉरेस्ट्री कानून एक समझ लीजिए, उसमें दो बार संशोधन या अमेंडमेंट किया गया, 1878 में, फिर 1927 में। अब जो 1878 का जो चेंज हुआ या फिर अमेंडमेंट हुआ, उसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया इन्होंने, एक आरक्षित, एक सुरक्षित और ग्रामीण। अब आरक्षित जो वन है ये सबसे अच्छे जंगल है,
गांव वाले जो वहां के नेटिव्स हैं, आदिवासी, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो अपनी जंगलों से लकड़ियां ला सकते हैं या कोई जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सुरक्षित ग्रामीण की बात करें तो वहां से वो घर बनाने के लिए ईंधन और या ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते थे। फिर से मैं बताऊं, वैज्ञानिक माने कि ये होता है कि जो पेड़ों की कटाई है वन विभाग द्वारा, खासतौर पर जो पुराने पेड़ हैं उनको काटना है और नए और उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने हैं। इसीलिए कई लोग इसका बोलते हैं कि ये पद्धति ठीक नहीं है या ठीक नहीं थी। तो ये सब जब हुआ तो लोगों के जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल होना कैसे चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा थी। ग्रामीणों की अलग अलग जरूरत है। जैसे ग्रामीणों की क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। वो चाहते हैं कि ईंधन हो, चारे के लिए, और जो पत्ते हैं, जो जो उनकी जरूरतें हैं, पेड़ों की जरूरत है, वो उससे पूरा करें। वन विभाग की अलग जरूरतें हैं, उनको जहाजों के लिए लकड़ी भेजनी है, रेलवे के लिए लकड़ी भेजनी है। ऐसी उनको लकड़ियां चाहिए जो बिल्कुल सख्त हो, लंबी हो, सीधी हो, क्योंकि आप जब बनाएंगे स्लीपर तो कैसी लकड़ी चाहिए आप। तो उन्होंने क्या किया, जो वन विभाग वाले हैं, उन्होंने सागौन और साल, ये ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी जितनी भी किस्में उनको काट डाला। अब वन जो इलाके हैं इसमें, जैसे मैंने बताया, कंदमूल है, पत्ते, बहुत सारे वन उत्पाद हैं, लोग उसे यूज करते हैं। फल और कंद बहुत पोषक होते हैं, खासतौर पर जब मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो तो जंगल से चीजें आती हैं। जड़ी बूटियां हो गई, लकड़ी हल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, बांस के लिए बांस यूज करते थे बाड़ बनाने के लिए, छतरी और टोकरियां बनती थी बाकायदा इनसे, और जो लौकी होती है उसको बाकायदा सुखाया जाता था, उसको बॉटल की तरह यूज किया जाता था पानी पीने के लिए। तो जंगल में लगभग सभी कुछ था। पत्तों को जोड़ के अगर आप देखें तो दोने पत्तल बनाए जाते थे कि खाइए, और उसको मतलब डिस्पोजेबल तरीके से। रस्सियां बनाई जाती थी सियादी से, जो बोहिरिया वाहिली, इनकी जो लताएं हैं, जो लताएं कहते हैं, जब जो पौधे हैं ना, जो सीधी करके इससे बढ़ जाते हैं। अंगूर और आपने कुंदरू के देखे होंगे। सेमूर है सूती रेशम, इसकी जो कांटेदार छाल है, सब्जियां इससे छिली जाती थी। महुए के पेड़ है, उससे खाना बनाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। यानी कि बहुत सारी चीज जंगल से मिलती थी। यहाँ पर देखिए सूखे हुए तेंदुए के पत्ते दिख रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तेंदुए के पत्ते से अपनी आजीविका कमाते थे। जब वन अधिनियम हुआ या लागू हुआ तो उसके कारण जो ये गांव वाले, जिनको सब चीजें गांव से मिलती थी, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। लकड़ी नहीं काट सकते, पशु को नहीं चरा सकते, कंद मूल फल ये इकट्ठा नहीं कर सकते, ये सब गैर कानूनी हो गया। अब क्या करेंगे, जंगल से लकड़ी चुराएंगे, और अगर जंगल ऐसा लकड़ी चुराते पकड़े गए, या तो कानून के अंतर्गत उन पे कुछ होगा, या फिर वो वन रक्षक उनसे घूस लेंगे। तो इस तरीके से लोगों को दिक्कतें शुरू हुई। अब वनों के नियमन, यानी कि जो वन नियम बने, वन अधिनियम बने, उससे खेती कैसे प्रभावित हुई। इसमें हम थोड़ा बाहर की भी बात करेंगे, हिंदुस्तान के अलावा सब जगह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पहले आपको मैं एक चित्र दिखा दूं। ये है खलिहानों से अनाज लाते हुए जो लोग दिख रहे हैं, टोकरियों में, पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष जो है अपने कंधों के आर पार एक छड़ी, इस तरीके से छड़ी लटकाते थे, और जो औरतें हैं इन टोकरियों को अपने सिर पर रख लेती थी। इस तरीके से ये लोग ले जाना करते थे। ये उस समय का चित्रण दिखा रहे हैं कि जो लोग आदिवासी, ये देखिए इन्होंने क्या पहन रखा है, कि कपड़ा आगे लगा रखा है, यानी कि वे आदिवासी थे लोग, वहां के लोग हैं जो बहुत नॉर्मल जिंदगी जीते थे, जंगलों से जीते थे, जंगलों में ही रहते थे खास तौर पर। अब वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। खास तौर पे जो घुमंतु लोग हैं, नोमैडिक लोग जो हैं, यहाँ से वहां जो जाते थे, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर आप एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई ऐसे भाग देखें, वहां पर ये परंपरागत तरीका है घुमंतु खेती। अगर इसके मैं आपको स्थानीय नाम बताऊं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग इसे कहते थे, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, अफ्रीका में इसे चितमेन या तावी, श्रीलंका में इसे चेना। हिंदुस्तान की बात करें तो घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी, ये बड़े स्थानीय नाम थे। तो घुमंतु में क्या होता था कि जंगल के कुछ भागों को बड़े बारी बारी से काटा जाता था और उसे जला दिया जाता था,
उसके बाद जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती थी, इस राख में बीज बो दिए जाते थे और फिर अक्टूबर नवंबर तक इनकी फसल ले ली जाती थी। अब इन खेतों पर जो 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर यहाँ फिर से जंगल आ जाते थे। तो ये जो भूखंड है, इनमें मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, यानी एक फसल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ फसल। जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका में देखें तो मक्का और फलियां। लेकिन यूरोपीय वन रक्षक जो थे, उनको लगा कि ये तरीका तो नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि कुछ एक साल के अंतर तक खेती की जा रही है और ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, है ना। तो ये डिस्कशन हमारा जो था, इसको मैं थोड़ा सा भी विराम देना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो यही चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।